मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी को आंकड़े भी देखने चाहिए, देश के और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है और आपका देश कितनी बेहतर हालत में है वो भी देखना चाहिए। जब वो यूपीए के चेयरपर्सन थे उस वक्त महंगाई का दर क्या था वो भी उनके दिमाग में आना चाहिए, और जनता किस तरह से त्राई डबल डिजिट के मार जो उस वक्त पड़ रही थी उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। लूट खसोट के माहौल में कैसे सरकार उस वक्त चला रही थी और उसके मुखिया बन के वो बैठी थी, यूपीए चेयरपर्सन बन के, वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। हकीकत को इग्नोर करके अगर कोई कहता है तो उसको लगता है कि या तो वो राजनीति में रहते हुए भी वो राजनीतिक एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होने के नाते, सबसे बड़े लीडर होने के नाते उसको जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए केसी त्यागी साहब हैं यहाँ पर, भले वो आज जेडीयू में है, हमारे पार्टी के साथ उनका ये नहीं है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट उनका इसलिए करता हूं कि वो समझते हैं आज पार्टी में, किसी पार्टी में रह के दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देश को नापते तोलते हैं। आज महंगाई का दर जो देखिए, पहले जब यूपीए के समय में कितनी बार जो आप बार बार जो कह रहे थे 7%, 6% को जो है ब्रीच किया है और 7 तक पहुंचा, कितनी बार, ये मैं आपसे कह रहा हूं कितनी बार 2009 से 2012 के बीच में जो है वो डबल डिजिट में था, और ये 7 को चीरता हुआ जो है जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो इन्फ्लेशन रेट 7 से ऊपर था, कितनी बार हमने कंट्रोल किया है। वेटेड एवरेज निकालिएगा, तो देश ने आपको चुना था 2014 में, आपने नारा बुलंद किया था बहुत हुई महंगाई की मार, 10 महीने आरबीआई की लक्ष्मण रेखा को लांगा कि नहीं लांगा महंगाई ने? सीधा सवाल तो ये है ना। अरे मैं तो उस पर आ रहा हूं, मैं तो सवाल पर जवाब ही दे रहा हूं उसको, कि मैं खुद कह रहा हूं कि हमने आके ये पॉलिसी बनाई कि 4% प्लस माइनस 2%। क्यों? इसलिए कि हमें महंगाई को कंट्रोल में रखना था, और वेटेड एवरेज निकाले तो आज भी 6% नहीं जाएगा, 4 प्लस 2 नहीं जाएगा, वेटेड एवरेज 8 साल का नहीं जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हाँ ये ब्रीच किया है, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों किया है? क्या आप इस बात को इग्नोर करेंगे कि दुनिया में यूक्रेन क्राइसिस के बाद और कोरोना के बाद सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया? क्या इस बात को इग्नोर करें? क्या इसी वजह से दुनिया के दूसरे देशों में महंगाई तेजी से बढ़ी नहीं? क्या इंटरेस्ट रेट की मार वहां ज्यादा बढ़ी कि नहीं? लेकिन तो ऑल इज नॉट वेल ना, जब सवाल यही है, ऑल इज वेल आप कह देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ बाकी जगह महंगाई है तो यहां भी महंगाई हो गई। 2008 में भी सब प्राइम क्राइसिस आया था कि नहीं आया था? जफर भाई आप तो इतने बड़े बैंकर रहे हैं। संदीप, मैं सब प्राइम के क्राइसिस के टाइम में बैंकर था, यस, लेकिन क्या वो पूरे दुनिया में इसी तरह का डिसरप्शन लेकर आया था? इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म हो गया था क्या, जिस तरह से कोरोना ने और यूक्रेन वार के तौर में हुआ? नहीं हुआ था ना संदीप जी, आप भी समझते हैं। मनी सप्लाई जिस तरह से उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, देश की दौलत उड़वाई, लूट लिया, लोगों में बांटा, खुद भी खसोटा। ये तो आप इस बात से तो आपको पता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन ही बढ़ा और आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है उन्होंने जो है। लेकिन आज देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि 6% बोला था, आज जो डायरेक्शन है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे तकलीफ में भी जो डायरेक्शन है वो नीचे आने वाला डायरेक्शन है। आपने देखा नवंबर का, आपने खुद जिक्र किया, अक्टूबर का देखिए, नवंबर का देखिए, आगे के देखिए, और आपको ये भी कह रहा हूं कि अगले साल मार्च तक, अब अगले साल जून तक ये 4 हैंडल के आसपास आने की संभावना है। इसमें एक और चीज होती है जफर भाई, क्योंकि आप खुद एक अर्थशास्त्री हैं जफर भाई, जब 2010, 11, 12 की आप बात करते हैं, और वो बिल्कुल जायज सवाल है आपका, मैं सवाल को नहीं नकार रहा हूं, पर एक और पक्ष भी देखना होगा ना। उस वक्त विकास दर कितनी थी? 8-9% पे चल रही थी विकास दर 8-9% हो, आज 7% पे महंगाई झूलती रहे और विकास दर 4% से चले, तो मार कहां ज्यादा पड़ती है आम आदमी पर? इस पहलू को भी देखना होगा कि नहीं देखना होगा? देखिए, आप जरा सा 1998 से 2004 और 2004 से 2014 के बीच में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन जो है वो आप जरा उसके आंकड़े उठा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मेहनत हमने की थी 1998 से 2004 के बीच में, जिससे तेजी रही, जिससे इनको ग्रोथ मिला, जिससे इनको मोमेंटम मिला,
वो आखिर आते आते तक 1% पे हो गया, फ्रॉम 28.4% से 1% में। तो इस बात को दर्शाता है कि सब हमने मेहनत की, फल इन्होंने खाया, और उसका जब खराब हो गया 2014 में आपको अर्थव्यवस्था कितनी विकास दर से दौड़ती हुई मिली थी, वो 8% से गिरते गिरते आप 3.2% ले आए। वो आपके काल में भी हुआ ना, और कोरोना काल से पहले का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, जनवरी से मार्च 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। अरे मैं तो मानता हूं ना इस बात को कि अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो दुनिया में आपने भी देखा है जहां जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ है, और टॉप नॉच स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाइक जीएसटी, लाइक बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, तो उसका इंपैक्ट जो इमीडिएट इंपैक्ट होता है वो डीमोनेटाइजेशन, जिसमें न जाने कितना काला धन आना था, सबके खातों में 15 लाख रुपए आने थे। आज जो है फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन रही है, कितनी इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो भी आप भी जानते हैं। डिजिटाइजेशन को वन स्ट्रोक ऑफ पेन कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए सरकार ने, वो भी आपको पता है। लेकिन जिस तरह से स्लो डाउन होता है, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बैक टू बैक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी, जो इकोनॉमी की जरूरत थी, फ्रेजाइल इकोनॉमी से आज स्ट्रांग इकोनॉमी है कि नहीं। आप जिस अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया कहती थी कि 5 नाजुक इकोनॉमी दुनिया की है, उसमें से भारत एक है। क्या ये अल्फाज कहीं आपको सुनने पड़े? मैं बैंकर था 2012, मैं दुनिया के किसी कोने में हर वक्त हर हफ्ते 2014 का सबसे लोकप्रिय और हर एक ही सवाल हमसे पूछते थे इंडिया के बारे में, 2 ही सवाल पूछते थे। पर डीजल 90 रुपए पर। संदीप जी, ये आपको जानना जरूरी है गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार गैस 1050 रुपए की खरीद भी पड़ रही है ना, 410 रुपए का दाम था 2014 में। एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, फिर आपको बताएंगे। पूरे दुनिया में एक ही सवाल, 2 ही सवाल पूछते थे, मैं दुनिया के किसी कोने में भी जाऊं, उस एक ही सवाल। पहला सवाल कि करप्शन जो है, जो रोज स्कैम आफ्टर स्कैम, क्या ये सरकार स्कैमस्टर की सरकार है? तो ये सवाल उठता था। दूसरा कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, क्या मतलब एकदम पॉलिसी पैरालिसिस, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, माल बनाने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। अब वहां से आज देखिए दुनिया के जिस भी देश में किसी जगह, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आज भी मैं ट्रैक करता हूं पार्टी की तरफ से, पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मिलता हूं, नहीं कोई एक बोल दे, एक भी आप अगर ले आइए दुनिया का कोई एक इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर जो कहे इंडिया में तकलीफ है, नहीं बोलेगा इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी में सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था है। इंडिया में तकलीफ नहीं, यानी कि इंडिया में महंगाई भी नहीं है, और अभी रोजगार के पहलू पर मैं आता हूं।